नमस्ते डॉक्टर्स। आज हम एक ऐसी परीक्षा पढ़ने जा रहे हैं अष्टविध परीक्षा में से जिसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन जो है हमारे टेक्स्ट में अवेलेबल है या फिर उसके बारे में बहुत ही कम जो है हमें पढ़ाया जाता है। एक अंडररेटेड परीक्षा हम इसे कह सकते हैं। यस, ये कौन-सी है? ये है शब्द परीक्षा। शब्द से यूजुअली जो हमें पढ़ाया जाता है वो ये है कि जो पेशेंट्स मतलब जिस तरीके से बोल रहा है वही उसकी परीक्षा करनी है कि वो उसका स्वर कैसा आ रहा है, ठीक है? लेकिन इसमें सिर्फ़ वही नहीं है, और भी चीज़ें जो है हम ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो शब्द का मतलब हम सबको पता है क्या होता है, साउंड। अब जो ये साउंड है, ये 2 तरीके की साउंड की परीक्षा आप कर सकते हो। पहली साउंड्स वो हैं जो कि पेशेंट की बॉडी प्रोड्यूस कर रही है जब वो डिज़ीज़ में है पेशेंट, ठीक है? और दूसरी जो हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं कि पेशेंट की वॉइस कैसी है, उसका स्वर कैसा है। तो जो उसकी वॉइस है वो एब्नॉर्मल और नॉर्मल दोनों ही हो सकती है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और जो ये शब्द है, इसके मतलब बॉडी जिस तरह के साउंड्स प्रोड्यूस कर रही है या फिर पेशेंट का खुद का स्वर, उसकी क्वालिटी से हम जान सकते हैं कि कौन से दोष जो हैं वो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो रखे हैं, किनकी दृष्टि से जो है वो जो रोग है वो पेशेंट को हुआ है। क्या वो वात दोष है, क्या वो पित्त दोष है, क्या वो कफ दोष है। यानी कि आप पेशेंट की बॉडी को एग्ज़ामिन करके, उसकी परीक्षा करके, उसकी बॉडी से जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है ना, उनको आप ध्यान से सुनो कि वो किस दोष की तरफ आपको इशारा कर रही हैं, या फिर जो पेशेंट का स्वर है उसकी आप परीक्षा करो, ठीक है? दोनों को ही हम शब्द परीक्षा में इंक्लूड कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में शब्द परीक्षा को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं? ऑस्कल्टेशन टेक्निक से, और वही वॉइस ऑफ द पेशेंट से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो परीक्षा, शब्द परीक्षा से हमने रोगी की उसकी बॉडी से जो नॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो एबनॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? उनकी परीक्षा हमने करनी है। जैसे कि आंत्र कूंजन, मतलब उसकी इंटेस्टाइन से कैसी परीक्षा आ रही है, संधि स्फुटन, संधियों में से अगर कट-कट की आवाज़ आ रही है। देखो ये पोश पेशेंट की बॉडी प्रोड्यूस कर रही है ना ये साउंड्स, ये वो वॉइस वाले तो है नहीं ये। तो इसमें दोनों ही टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? अब कफ़ज बॉडी प्रोड्यूस करे चाहे पेशेंट खुद प्रोड्यूस करे, दोनों ही कंडीशंस में जो भी साउंड है, ठीक है? वो आपने इस तरीके से उसको एग्ज़ामिन करना है। अगर तो गुरु स्वर है, बहुत भारी आपको लग रही है आवाज़ जो आ रही है, वो होगा कफ़ज रोगों में, ठीक है? अगर फूटा हुआ आ रहा है, कट-कट के आ रहा है, तो वो पित्तज रोगों में। और दोनों से अलग जैसे रुक्ष और जर्जर स्वर, जैसे कि डिजेनरेशन होने के बाद, मतलब जल लगने के बाद जैसे स्वर आता है ना, वैसी अगर वॉइस आ रही है तो वो वात रोगों में जाएगी, ठीक है? फिर कुछ रोगों में, स्पेसिफिकली कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनमें रोगी की जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है, ठीक है? वो यहाँ पे बताएँ, जैसे कि शतजकास। शतजकास में क्या है कि उसकी अगर जो चेस्ट रीजन है, जो फेफड़े वाला रीजन है, उसमें अगर शत हो जाता है, उसमें अगर क्या हो जाता है, चोट लग जाती है, उस वजह से अगर पेशेंट को खाँसी होती है, कास होता है, तो उसमें पेशेंट की वॉइस कैसी आएगी? पारावत इव कुंजनम, मतलब जैसे कबूतर के कबूतर की आवाज़ होती है ना, उस तरह की आवाज़ पेशेंट की आएगी। खाँस रोग मतलब खाँसी में वैसे ही हमारा जो स्वर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? जब हम पेशेंट खाँसी करता है तो कैसी आवाज़ आती है? भिन्न खाँसी के जैसी। फिर अब तंत्रक रोग में कपोत के कुंजन के जैसी, जैसे कपोत जो है वो रो रहा कुंजन करता है ना, कुंजन मतलब लगातार बोलने की जैसी आवाज़ आती है। महाश्वास में क्या होता है? ये एक तरह का श्वास रोग होता है जिसमें कि पेशेंट को साँस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से साँस लेता है कि दूर से ही आप उसकी मतलब सुन सकते हो आवाज़ को, ठीक है? होता है ना कुछ पेशेंट की वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस लेते हैं। अगर कोई 1 किलोमीटर भी खड़ा है, 500 मीटर की दूरी पे भी खड़ा है, 100 मीटर पे, उसको सुनाई देता है कि हाँ, इसको साँस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो वो कैसे साँस लेता है? मत्त वाले सांड के समान जो है वो ऐसी आवाज़ वो निकालता है। फिर वात रक्त में क्या होगा? वात रक्त में संधियों में स्फुटन होगा, संधियों से कट-कट की आवाज़ आएगी, और संधिगत वात में भी संधि स्फुटन होता है, ठीक है? रोग में। वातज प्रतिशय, अगर किसी को वातज दोष वाला प्रतिशय हुआ तो उसका भिन्न जो है वो स्वर हो जाएगा। फिर अन्य शब्द विकार बताए हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि वॉइस एग्ज़ामिनेशन हम कर सकते हैं, या तो वॉइस नॉर्मल हो सकती है पेशेंट की बचपन से, या फिर एबनॉर्मल हो सकती है। अगर बचपन से उसकी वॉइस नॉर्मल थी तो उसको जब कोई बीमारी होगी ना, तब उसकी बॉडी से ऐसी जो है वो आवाज़ें आ सकती है। लेकिन अगर उसका बचपन से ही एबनॉर्मल है साउंड, तो उसकी परीक्षा के लिए यहाँ पे कुछ रोग बताए गए हैं। जैसे कि मूक में क्या होता है? जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही बोलने में असमर्थ, जिसे हम गूंगा कह देते हैं,
ठीक है? तो ये ऐसा पेशेंट क्या होता है, अक्रिय कान, अवचन क्रिय कान, मतलब कि वो कुछ भी बोल नहीं सकता। फिर आता है मिनमिन, कुछ लोग नाक से बोलते हैं, है ना? तो वो भी उसकी शब्द परीक्षा में आएगा। तो वो जो नाक से शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो आ जाएगा मिनमिन में। और गदगद क्या होता है, बोलते समय कुछ शब्दों को छोड़ देना, बीच के कुछ शब्दों में गैप जो है वो डाल देता है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी गदगद में। लुप्त पद मतलब कि एक लाइन बोल रहा है, जैसे मान लो वो नीचे वाली लाइन रीड कर रहा है, तो इसमें से फिजिकल एग्जामिनेशन को हटा दे वो, और बाकी की आगे की लाइन वो कंटिन्यूअसली रीड करे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गदगद। ठीक है? तो ये जो शब्दगत विकार है, ये भी शब्द परीक्षा में आ सकते हैं। बॉडी जो है पेशेंट की, जो कर रही है प्रोड्यूस साउंड्स, जैसे कि आंत्र कुंजन, संधि स्फुटन, ये भी शब्द परीक्षा में आ जाएंगे। और इसके साथ ही पेशेंट की जो है वो वॉइस में क्या चेंज आ रहे हैं, ये सारे हमारे शब्द परीक्षा में आ जाएंगे। और मॉडर्न में हम इसी इसी जो परीक्षा को ऑस्कल्टेशन से हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? अब ऑस्कल्टेशन क्या होता है, ऑस्कल्टेशन फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। जब भी हम किसी सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का एग्जामिनेशन करने लगे हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन में आप क्या करोगे, जस्ट देखोगे पेशेंट की बॉडी को, ऊपर से ऑब्जर्व करोगे। ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें हम पेशेंट की बॉडी को बाहर से एग्जामाइन करेंगे कि कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है किसी तरह का। ठीक है? कोई वेन्स ब्लड वेसल्स तो नहीं ऊपर को उठी हुई, मतलब जो भी हम उसको इंस्पेक्ट करके चीज़ें पता लगा सकते हैं। सेकंड आता है पाल्पेशन। पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी को टच करके देखते हैं, ठीक है, कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम करते हैं प्रकशन। ठीक है? प्रकशन भी में भी हम एक टेक्निक होती है, इसमें भी बेसिकली टच से या फिर रेजोनेंस और जो रेजोनेंस आदि साउंड्स को हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है? फिर आती है एंड में ऑस्कल्टेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो है वो पेशेंट की बॉडी के जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो सुनते हैं। जैसे कि लंग्स में हम सुनते हैं कि लंग्स की नॉर्मल एयर एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है? ऐसे ही हम इंटेस्टाइन में सुनते हैं कि बोवल साउंड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रही। तो और हार्ट में भी सुनते हैं हम मरमर, है ना, या फिर S1 S2 सुनते हैं ना, हार्ट की साउंड्स, S1 S2 साउंड्स। तो ये इसमें जो अभी ऑस्कल्टेशन वाला पार्ट है ना, ये हम शब्द परीक्षा से ले सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपने कभी स्टेथोस्कोप लेके ऑस्कल्टेट किया है हार्ट को, ठीक है, तो ऑस्कल्टेशन उसी के बेसिस पे 3 तरह की हो जाएगी। एक हो जाएगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ऑस्कल्टेशन, एक हो जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑस्कल्टेशन, और लास्ट हो जाएगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की ऑस्कल्टेशन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो हार्ट की S1 S2 साउंड्स हैं उसको सुनेंगे। ठीक है? S1 S2 तो नॉर्मली आती हैं, लब डब करके आती हैं ये साउंड्स, है ना, +2 में भी हम पढ़ते हैं। और अगर आपको कोई मरमर सुनाई दे रहा है, मरमर मतलब इनके बीच में जो साउंड्स आएंगे या इनके आगे पीछे जो साउंड्स आएंगे, उन्हें मरमर्स बोलते हैं, जो कि एबनॉर्मल साउंड्स है। ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, मतलब एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ से ट्रैकिया शुरू हो रहा है, ये आपके मेन वो आगे ब्रोंकस आगे, फिर आगे ये डिवाइड होके एल्विलाई तक ऐसे चले जाते हैं। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखोगे, तो यहाँ पे आपको क्या देगा, जो साउंड है वो हाई पिच की सुनाई देंगी, डायरेक्ट एयर एंट्री। फिर यहाँ पे होगे तो यहाँ पे भी हाई पिच की साउंड्स आएंगी। ठीक है? बेस पे सुनोगे तो थोड़ी कम एंट्री यहाँ पे रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी, हम जब आप अपने लंग्स को पेशेंट के ऑस्कल्टेट करो, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑस्कल्टेशन हो जाएगी। और ऐसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे पेशेंट की नाभि है, ये पेल्विस एरिया आ गया। ठीक है? तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखते हैं। ठीक है? और फिर हम सुनते हैं कि उसकी बोवल साउंड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। 1 मिनट में 3 से 4 वोवल साउंड्स हमें यूजुअली सुन जाती हैं। ठीक है? गुड़गुड़ की आवाज़ आती है जब आप यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखते हो। वो क्यों आती है गुड़गुड़ की आवाज़? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से। आपको पता है ये हमारी इसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, आगे फिर अपनी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं इसमें, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करता है। ठीक है? तो इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हमें यहाँ पे वोवल साउंड सुनाई देती हैं। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में मान लो उसका इंटेस्टाइन का पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको वोवल साउंड सुनाई नहीं ना देंगी। ठीक है? तो यही क्या हो जाएगा, आपका ऑस्कल्टेशन टेक्निक से
एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑस्कल्टेशन में आप लिख सकते हो कार्डियक ऑस्कल्टेशन होती है जिसमें हम हार्ट्स की साउंड सुनते हैं, जिसमें कि लबडब आ जाती है, मरमर आ जाते हैं या फिर कोई और एबनॉर्मल आ जाएंगी साउंड जिसमें। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना होता है, रेट और रिदम भी देखना होता है। फिर पल्मनरी ऑस्कल्टेशन आ जाएगी जिसमें हम लंग्स की साउंड्स को सुनते हैं। ठीक है, और इसमें हम एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड सुन सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं एबनॉर्मल, वो होती हैं व्हीजिंग, क्रैकल्स, एब्सेंट ब्रीथ साउंड्स, रोंकाई। फिर वैस्कुलर ऑस्कल्टेशन हम ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रूट्स वगैरह एबनॉर्मल साउंड्स आती हैं। और बोवल साउंड्स की ऑस्कल्टेशन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की, उसकी वजह से जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर आप इसमें इतना ही लिख सकते हो शब्द परीक्षा में। आगे फिर ये डिटेल्स में दिया है आपको स्टेथोस्कोप लेके ना, जब आप पेशेंट को देखोगे ना आईसीयू में जाके या इमरजेंसी में जाके, जितने भी लंग्स के पेशेंट है जिनको भी सांस लेने में दिक्कत है, तो उनके जो है ना, अगर आप स्टेथोस्कोप लगाओगे उनके लंग एरिया में, चेस्ट एरिया में, तो आपको ये वाली एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड सुन सकती हैं, जैसे कि स्ट्राइडर्स क्या होती हैं, हाई पिच्ड साउंड होती है जो कि आपको लैरिंक्स, ट्रैकिया या फिर ब्रोंकाई के एरिया में, जो अपर एरिया है ना, अपर रेस्पिरेटरी एरिया, उसमें आपको ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये वाली साउंड्स, और ये जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तब भी सुनेंगे, एक्सपायर करेगा तब भी सुनेंगे। ठीक है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों में सुनती हैं ये। और ये कब प्रेजेंट होती हैं, या तो उस पेशेंट को कोई लेरेंजियल एडिमा मतलब अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी तब, कोई ट्यूमर होगा, एब्सेस होगा या एस्पिरेट कर गया पेशेंट उस चीज़ में। फिर आती हैं रोंकाई। रोंकाई कैसे सुनाई देंगी आपको, ये लो पिच्ड साउंड होती हैं, और ये ट्रैकिया के ब्रोंकाई मतलब जहाँ पे ये आगे डिवाइड हो रहे हैं ना, इन एरियाज पे आपको सुनाई देती हैं। प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाके जहाँ डिवाइड होते हैं, ज़्यादातर ये जब पेशेंट एक्सपिरेशन करता है उस टाइम सुनाई देती हैं। फिर ये कब सुनाई देंगे, जब म्यूकस की वजह से जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये आपका टर्मिनल ब्रोंकाई है, यहाँ पे एल्वियोलाई है। ठीक है, अब पेशेंट की बॉडी जो पेशेंट के लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस यहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ है। अब म्यूकस की वजह से क्या होगा, जो ये वाला एरिया ये क्या हो जाएगा, उसका नैरो हो जाएगा। और जब आप सीटी नहीं मारते हो, ठीक है, सीटी में जैसी साउंड आती है ना, ऐसे ही रोंकाई में साउंड आती है, और वीजिंग में भी वैसी ही होती है। ठीक है, तो ये आपको नैरोइंग ऑफ म्यूकस, नैरोइंग ऑफ जब ब्रोंकाई हो जाते हैं तब सुनाई देती है बाय म्यूकस की वजह से। ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्रैकल्स। क्रैकल्स कैसे होते हैं, जैसे कि वो नहीं होता, मतलब कोई पाइप जो है जैसे फंसी होती है, उसमें कुछ फंस जाता है, तो जिस तरह की आवाज़ वैसे तब आती है ना, उस तरह की आवाज़ इसमें आती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है अपना स्पीच और लैंग्वेज के एग्जामिनेशन करना। इसमें सबसे पहले आता है एफेजिया। एफेजिया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, मतलब कि वो जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाएगा, उस वो मतलब कि क्या होगा, ना तो सुन पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा और बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, फिर डिसाल्थ्रिया में क्या होता है, वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता वर्ड्स को क्लियरली अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अटैक्सिया। अटैक्सिया में क्या होता है, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच मूवमेंट्स, जैसे कि स्लर्ड स्पीच इसमें आ जाता है। अदर में क्या होता है कि कई बार किसी पेशेंट जो है वो अच्छे से फ्लुएंट जो है वो नहीं बोल पाता। ठीक है, तो ये फीचर्स जो है वो पेशेंट्स में आपको उसकी स्पीच में अगर प्रॉब्लम होएगी तो देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो शब्द परीक्षा में इतना ही है। इसके बारे में जो है ना, हमें कम ही मैटर मिलता है जब हम बुक्स को देखते हैं। और अगर मान लो आपको इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है, तो आप इतना अगर इसमें लिखते हो तो वो सफिशेंट रहता है अच्छा मार्क्स जो है वो उसको स्कोर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।